आज जो हमारी डिस्कशन है या लेक्चर है, इट इज़ अबाउट कि जब हम सब्स्टिट्यूशनल चेंजेस करते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशनल डोपिंग करते हैं, तो तब जो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स है या क्रिस्टल है, कोई भी चीज़ है, ये कलर पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने वो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्स और बाकियों की बात की थी। तो कलर्ड फिनोमेना जो है वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में की डोपिंग की वजह से कुछ क्रिस्टल्स में नजर आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लुक एट दिस लिस्ट। ये एक टेबल है, एक्टिव डोपेंट इन जेमस्टोन क्रिस्टल। ठीक है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो तो ये कलरलेस क्रिस्टल है, लेकिन अगर आपने इसके अंदर कहीं से नेचर से या कहीं से भी क्रोमियम 3 डोपिंग हो जाए, ऐड हो जाए, सब्सटीट्यूशन हो जाए क्रोमियम 3 की, क्योंकि एल्यूमिनियम भी +3 स्टेट में है, राइट, और क्रोमियम भी +3 स्टेट में है। तो जब ये क्रोमियम की डोपिंग होती है तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसके क्रिस्टल का कलर जो है वो रेड हो जाता है, और इसको हमने नाम दिया हुआ है रूबी। ठीक है। ये आपने नाम सुने होंगे डिफरेंट स्टोन्स के, एंड दीज आर वेरी वेरी वैल्यूएबल स्टोन्स। तो ये जेम स्टोन्स कहलाते हैं। ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड इनकी काफ़ी मांग है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड में अगर आयरन +2 और टाइटेनियम +4 आ जाए तो इन दोनों की वजह से जो डोपिंग क्रिएट होती है दैट इज़ अ ब्लू कलर का क्रिस्टल नज़र आता है, और उसे आप सफायर कहते हैं। इवन बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ठीक है, ये हम थोड़ा सा आगे इसका फार्मूला भी आएगा। बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट में अगर आप क्रोमियम डोपिंग करें तो यू गेट अ ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल, और उसको एमरल्ड कहते हैं, एमरल्ड। अच्छा, इसी तरह आयरन +2 इसमें डोप हो जाए तो इट्स ब्लू ग्रीन एक्वामेरीन इसको कहते हैं। इसी तरह कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जो है उसके अंदर आयरन +3 आ जाए, यू गेट रेड एंड इट्स कॉल्ड एज गार्नेट। इस तरह एल्यूमिनियम फ्लोरोसिलिकेट में आयरन 3 आ जाए, यू गेट येलो एंड इट इज कॉल्ड टोपाज, राइट। इसी तरह कैल्शियम लिथियम बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट एल्यूमिनियम मैग्नीज +2 हो जाए तो इट्स पिंक और इट कैन बी रेड, तो इसको हम कहते हैं टूरमैलीन। इसी तरह दिस copper +2 in copper phosphor aluminate, it produces blue green colored crystal. So ये सारे वो gemstones हैं जिनके crystals के color just because of these metal doping generate हुए हैं, otherwise ये all these are colorless। ठीक है। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारे पास है प्योर एल्यूमिना, अल्फा एल्यूमिना, जिसके लिए और का नाम है कोरेंडम। ठीक है, आपने पता है। तो कोरेंडम इज कलरलेस। ठीक। अगर आप उस कलरलेस क्रिस्टल के अंदर लेस देन 1% एल्यूमिनियम डोपिंग हो जाए, उसमें क्रोमियम डोपिंग हो जाए, तो यू गेट अ रेडिश पिंक कलर्ड क्रिस्टल। अब ये जो कलर चेंज आया है, it is just because of the incorporation of chromium atom or ion in the crystal lattice, जो vacancies in the lattice, कहीं खाली जगह है, यानी एल्यूमिनियम कहीं से खाली रह गया है तो वो डिफेक्ट क्रिएट हुआ है, वैकेंसी क्रिएट हुआ है, वहाँ क्रोमियम चला जाता है या क्रोमियम इसमें मिक्स हो जाता है। इसी तरह अगर आप देखें तो रूबी के अंदर क्या होता है, एल्यूमिनियम +3 को रिप्लेस कर देता है क्रोमियम +3, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डी ट्रांजिशन स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक डी ट्रांजिशन होती है, और दैट ट्रांजिशन इज एक्चुअली प्रोड्यूसिंग अ रेड कलर इन द क्रिस्टल। ठीक है। ये जनरली जो दूसरे मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैं उनसे ये डी ट्रांजिशन नहीं ली जा सकती, लिहाजा जैसे ही ट्रांजिशन मेटल्स आती हैं यू आर गोइंग टू गेट सम क्रिस्टल्स, कलर्ड क्रिस्टल्स, और ये क्यों होती है, डोपिंग की वजह से। इसी तरह आप ये जानते हैं कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो प्योर क्रिस्टल है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल चेंजेस की तरफ जाएं कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम जो है in Al2O3, it is surrounded by 6 oxygen atom in slightly distorted octahedron geometry, यानी उसकी octahedron slightly distorted होती है एल्यूमिनियम की।
नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखें एल्यूमिनियम की, तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम +3 में वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन जैसी है और इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं। देयरफॉर जब क्रिस्टल के ऊपर लाइट पड़ती है एल्यूमिनियम कलर क्रिस्टल के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा सके और कोई कलर जनरेट करे। लिहाजा कोई एक्साइटेशन नहीं होती या प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं एंड दे हैव लो एनर्जी। तो लाइट या इरेडिएशन से उन्हें इतनी एनर्जी नहीं मिल रही कि एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सके। So that's why whole crystal of aluminium oxide appears colorless. लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दें क्रोमियम से, then what happens? तब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज होगी है, क्योंकि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 3d3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, d में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड दीज आर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दीज 3 इलेक्ट्रॉन्स जो d में मौजूद हैं, ये बेसिकली 5 डीजेनरेटेड सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बना के देते हैं। आपको पता है ना डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स? हु इज गोइंग टू आंसर? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल क्या होता है? which have same energy, तो जिनकी जो सेम लेवल पे होते हैं उनको हम डीजेनरेटेड कहते हैं। एग्जैक्टली, सेम एनर्जी लेवल के। लेकिन जब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो क्रोमियम है, जैसे इसके अंदर जाएगा, जैसे इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के क्रिस्टल के अंदर जाएगा क्रोमियम +3, तो वो स्प्लिट हो जाएगा। आपको पता है कि बेसिकली हम कह ये रहे हैं कि ये क्रोमियम का d ऑर्बिटल है। ठीक है, इसमें 5 तरह का ऑर्बिटल होते हैं और ये ऑल आर डीजेनरेटेड और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है क्रोमियम +3। लेकिन जैसे ये एल्यूमिनियम क्रिस्टल के अंदर जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, क्योंकि क्रोमियम +3 असल में बनाने जा रहा है बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। दैट इज वाई ऑक्सीजन एक्ट एज अ लिगेंड, और वो क्या करेगा एज अ रिजल्ट, इसके जो d ऑर्बिटल है इट विल स्प्लिट इनटू 2 सेट्स। एक को हम क्या कहते हैं, Eg सेट, और एक को कहते हैं T2G सेट। T2G सेट में 3 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और जो Eg सेट है उसमें 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिन्हें आप dz², dx², y² कहते हैं, और इन्हें बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ दिस स्प्लिटिंग, ये जो d है, अब d ऑर्बिटल स्प्लिट हो गया, उसकी एनर्जी में फर्क आ गया, अब एनर्जी डिजेनरेटेड नहीं रही। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो ये एनर्जी जो है बेसिकली ये कम एनर्जी है। दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये एनर्जी कम है। अगर इन्हें रेडिएशंस मिल गई, कहीं से लाइट मिल गई, जैसे इन पर स्ट्राइक करेगी, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर जाएंगे एंड देन दे डी एक्साइट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ये कलर इमिट करेंगे। ठीक है, सो दैट हैपन्स इन द क्रिस्टल जब आप एल्यूमिनियम में क्रोमियम डोप कर रहे हैं। So this is simply इस सिंपल थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं, और इस एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एक सेकंड प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी उमैद, जल्दी बोले, मेरी क्लास चल रही है। CMS पे क्यों नहीं हो रही अपलोड? क्यों नहीं आता यार, ये पॉसिबल नहीं है। ट्राई करो, नहीं तो फिर मुझे शाम को बताना। ट्राई करो, ठीक है। जी अच्छा, अब हम इस पर आ रहे हैं कि जो हमारे पास सिंपली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको एक्सप्लेन करती है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी 2 कामों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती है, कलर और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, सो ये जो थ्योरी है बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन पे बेस कर रही होती है। ये आप सब ने ये थ्योरी पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की बेसिस पर ये स्प्लिटिंग हो क्यों रही है, इसकी ओरिजिन क्या है। इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन।
ठीक है। सो आई होप कि सबको ये पता होगा। है पता सबको? क्या ये जी सबको सर। पता? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की बेसिस पर क्रिस्टल फील्ड, ये जो ऑर्बिटल स्प्लिटिंग है, यानी दो ऑर्बिटल Eg और T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो बन रहे हैं, उसका ओरिजिन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। ये सबको पता है? Yes, John Taylor theorem. नो, इट्स नॉट जॉन टेलर थ्योरम। नो, जॉन डॉलर्स तो बाद में आता है ना, इसके बाद वो एक इफेक्ट है। मैं पूछ ये रहा हूँ कि डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट करता है, क्वेश्चन मैं आसान करके पूछ रहा हूँ, जब डी ऑर्बिटल स्प्लिट करता है तो ये उसने स्प्लिटिंग की तो दो सेट ऑफ ऑर्बिटल बने। जो लोअर सेट है उसमें डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ठीक है, और डी जेड एक्स होते हैं, और जो हाई एनर्जी ऑर्बिटल है उसमें डी जेड स्क्वायर होता है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होते हैं। यानी टू सेट ऑफ ऑर्बिटल ऊपर बनते हैं, ठीक है, और तीन सेट ऑफ ऑर्बिटल की एनर्जी नीचे चली जाती है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इन दो की एनर्जी इनके मुकाबले में हाई क्यों जा रही है? ये स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? दिस इज माय क्वेश्चन। जी। लिगेंड मेटल को जब अप्रोच करता है कुछ इस तरह से था, थोड़ा भूल ही लेकिन गया। मैटर को अप्रोच कर रहा है जी। ओके, गुड। Yes, फिर क्या हो रहा है? यहाँ सर 4 साल हो गए पड़े हुए, 4-5 साल ये वाली थ्योरी, इसलिए ऑर्बिटल के दरमियान Sir, रिपल्शन I है। think जी जी। electrostatic forces of attraction जो है उनका रोल है इसमें, कि वो अच्छा, जब लिगेंड जब अप्रोच करते हैं इस ऑर्बिटल को, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो इसको ब्रेक कर देती हैं। ओके। ठीक है, तो यही थोड़ा बहुत याद आ रहा है, इतना वो याद नहीं रहा। अच्छा, होता ये है कि जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है ना, तो आपने पढ़ा हुआ है कि कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल बॉन्ड। आई थिंक सबको पता है, राइट? तो ये जब यस भी सर। कोई लिगेंड का यस। ऑर्बिटल किसी मेटल ऑर्बिटल पे अटैक करेगा, राइट, तो जो ऑर्बिटल की अटैक की डायरेक्शन होगी ना, इट इज ऑलवेज ऑन एक्सिस। या वो एक्स एक्सिस पे करेगा, या वाई एक्सिस पे करेगा, या जेड एक्सिस पे। इन तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस, बिटवीन एक्सिस नहीं अटैक करेगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इस लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन है और ये ऑर्बिटल के अंदर आने की कोशिश करें, इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने की कोशिश करें। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ अटैक करने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अटैक होने से पहले, यानी बॉन्डिंग से पहले, दे विल फेस सम सॉर्ट ऑफ रिपल्जन। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन का उन्हें सामना करना पड़ेगा। ऑन एक्सिस ऑर्बिटल के ऊपर अटैक हो रहा है, लिहाजा उनको को क्या करना, क्या फेस कर रहे हैं? वो रिपल्जन फेस कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्जन से एनर्जी इंक्रीज होती है। सो इन दो की जो ऑन एक्सिस ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। जो बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स होंगे वो फील नहीं कर रहे, वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर रहे रिपल्जन को, सो उनकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। सो एंड ओवरऑल क्या हुआ कि वो जो 5 ऑर्बिटल डीजनरेटेड थे, उनमें से जितने ऑन एक्सिस ऑर्बिटल होंगे वो उनकी एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, बाकी की एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। सो इन दो की एनर्जी बढ़ गई, बिकॉज दीज बोथ आर ऑन एक्सिस। डिड यू सी दैट डी जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, या डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोई भी है। तो ये क्या है, इनका एनर्जी क्या कर रही है? डायरेक्टली इंक्रीज कर रही है। ये बात समझ आ गई? सो इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है ना, जो इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस है, वो डेल्टा ई है, राइट? एंड ये डेल्टा ई, वैसे लुक एट दिस, ये हमारे पास है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हुआ ये कि ये ऑन एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं और ये बिटवीन एक्सिस ऑर्बिटल्स हैं। इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और ये एनर्जी का डिफरेंस आपको बताएगा कि कलर क्या होगा, कि लिगेंड का जो जो क्रिस्टल का कलर है वो क्या है, डिपेंड्स ऑन दिस स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है? सो
लुक एट दिस, ये हमारे पास ना क्रिस्टल स्ट्रक्चर है बेराइल लेटिस का, जिसे आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, बेरियम एल्यूमिनियम सिलिकेट पढ़ा था ना, उसमें हमने क्रोमियम सब्स्टिट्यूट किया है। जैसे क्रोमियम से सब्स्टिट्यूट किया है तो आप ये जानते हैं कि जो क्रिस्टल है वो ग्रीन नजर आ रहा है, राइट? हालांकि उसे रेड नजर आना चाहिए था। हमने पढ़ा था कि एल्यूमिनियम क्रोमियम को किस में सब्स्टिट्यूट किया है? मैं बता रहा हूँ, जब हम यहाँ बात कर रहे थे हम कह रहे थे कि जब हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अंदर क्रोमियम सब्स्टिट्यूट या क्रोमियम डोपिंग हो जाए तो रेड कलर आता है। लेकिन अगर आपके पास बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो तो क्रोमियम ऐड होने से ग्रीन कलर आ जाता है। तो क्रोमियम ऐड करने से हम जो समझ रहे थे, हम कह रहे थे रेड कलर आना चाहिए, लेकिन आ कौन सा कलर है? ग्रीन। ठीक है, सो दिस इज ये जो क्रिस्टल है ना, ये क्रिस्टल है बेरिलियम एल्यूमिनियम सिलिकेट का। ठीक है, और इसमें सोडियम ट्रैप्ड है, जो वाइड्स हैं उनके अंदर सोडियम ट्रैप्ड है। ठीक, अब हो क्या रहा है? अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये बेस क्रिस्टल है, ये मेन क्रिस्टल है, इसमें एल्यूमिनियम +3 स्टेट में है। क्रोमियम जब आ रही है तो वो डेफिनेटली इसके अंदर एल्यूमिनियम को रिप्लेस करेगी। सो जो कोऑर्डिनेशन सफेयर्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन सफेयर्स अबाउट क्रोमियम +3, वो ऑक्टाहेड्रॉन को क्या करने जा रहा है? डिस्टॉर्ट कर देता है, और इस डिस्टॉर्शन से जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिफरेंट हो जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट एनर्जी, डिफरेंट लाइट। अब दो तरह की कोऑर्डिनेशन स्पेसेस हैं जिनको वो चेंज कर सकता है। अगर आप इस क्रिस्टल में देखें तो एक ये एल्यूमिनियम है और दूसरा ये बेरिलियम है। ये एल्यूमिनियम, ये सिलिकेट का क्रिस्टल है। अब उसके बाहर जो है वो एल्यूमिनियम और बेरिलियम मौजूद है। ठीक है, या तो क्रोमियम इसको रिप्लेस करेगा या इसको रिप्लेस करेगा। अगर दोनों में से किसी भी जगह को रिप्लेस करेगा तो उसकी कोऑर्डिनेशन या जो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है या बाकी चीज़ें हैं वो चेंज होंगी। सो यहाँ वो उसके लिए मोस्ट प्रोबेबली जो सब्स्टिट्यूशन केस है वो ये है कि इसकी बजाय वो एल्यूमिनियम को करेगा, क्योंकि दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चेंज है। अब हो ये रहा है कि जो बेरिलियम है ना, पेरिसिलिकेट क्रिस्टल के अंदर बेरिलियम, इसका प्रॉब्लम ये है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से, यानी चार्ज डेंसिटी, नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो क्या कर रहा है कि जो ये ऑक्सीजन के साथ उसका इंटरेक्शन है ना, ये सिलिकेट और ये ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्या कर रहा है, ये हर कॉर्नर पे यहाँ ऑक्सीजन लगी हुई है, ये याद रखना है। तो ये जो बेरिलियम है ना, ये इन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, साइज स्मॉल है। सो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, जो क्रोमियम के डी ऑर्बिटल्स हैं, अब क्रोमियम एल्यूमिनियम की जगह आ गया, यहाँ आ गया, तो क्रोमियम के डी ऑर्बिटल्स हैं और जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है उनके दरमियान लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगी, और लेस इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होने की वजह से स्प्लिटिंग कम होगी, क्योंकि आप वो उतनी रिपल्जन नहीं फेस कर रहे होंगे जितने अकेला अगर ऑक्सीजन उन पर अटैक करता तो वो ज़्यादा रिपल्जन फेस करते हैं। सो एज अ रिजल्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिक्रीज हो गई है, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ लाइट जिसकी लो एनर्जी वेवलेंथ लाइट आपको नजर आएगी, उसकी एनर्जी में फर्क आएगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रीन क्रिस्टल। ठीक है, ग्रीन कलर नजर आ जाएगा। तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लो एनर्जी वेवलेंथ होगी, और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा ग्रीन, रेड की बजाय क्या आना शुरू हो गया? ग्रीन। ठीक, सो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्व कलर है वो नेचर ऑफ ट्रांजिशन मेटल के ऊपर सिर्फ बेस नहीं करता, बल्कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डोपेंट पर भी बेस कर रहा होता है। अदर देन दैट, जो ऊपर हमने डिस्कस किया, उसके अलावा हमने ये भी कहा कि एक तो नेचर ऑफ डोपेंट इंपॉर्टेंट है कि आप क्रोमियम डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, तो आप तीन कलर चीजें, एक है उसकी ट्रांजिशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। सो ये किसी की का माइक ऑन हुआ है, क्वेश्चन के तो ठीक है, अदरवाइज ऑफ
So so it depends on the oxidation state. जैसे हमारे पास एग्जांपल है Rn+2 और Rn+3 की, ठीक है। अगर आप बेरिलियम बेस्ड क्रिस्टल हो, ठीक है, तो आप ये याद रखें कि Rn+2 डालते हैं तो ब्लू कलर होता है और Rn+3 डालते हैं तो उसका येलो कलर आ जाता है। इसी तरह मैग्नीज+2 और मैग्नीज+3 जो है वो अगर आप इम्प्योरिटी ऐड कर लें किसी क्रिस्टल में, तो ये जो चेंज ऑफ कलर है फ्रॉम पिंक टू रेड हो जाता है इन दिस क्रिस्टल मॉर्गेनाइट एंड रेड बेराइल में। ये दो क्रिस्टल है, मॉर्गेनाइट में +2 है, Mn3+ में, इसमें रेड बेराइल में मैग्नीज 3+ होता है, तो इट हैज रेड कलर। सो जनरली हम एक जनरल रूल ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन इंक्रीजेस, ligand ions are drawn closer to the metal centers। इसका मतलब ligand metal center के करीब आना, उसके इलेक्ट्रॉन करीब आना, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज हो रही है, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो डेल्टा ई की वैल्यू है वो बहुत हाई होना शुरू होगी और कलर चेंज जाना शुरू होगी, क्योंकि वो जो एनर्जी गैप है वो इंक्रीज हुआ है। सो एनर्जी गैप इंक्रीज होने के लिए डी ऑर्बिटल में आपके पास एनर्जी ज़्यादा है, सो इन हाई एनर्जी वेवलेंथ्स आपको चाहिए टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन, और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस जो करस्पॉन्डिंग कलर होगा वो रेड शिफ्ट शो करेगा, जो ट्रांसमिटेड कलर होगा। ठीक है, सो ऑन दैट बेसिस सारे क्रिस्टल्स के कलर चेंज होते हैं। कुछ क्रिस्टल्स के कलर जो होते हैं वो चेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनवायरमेंटल इफेक्ट लाइक टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर चेंज करें उनका कलर चेंज जाएगा, जिसे हम कहते हैं थर्मोक्रोमिज्म। और थर्मोक्रोमिज्म के लिए जो इसकी एप्लीकेशन है उसको हम कहते हैं थर्मोक्रोमिज्म का नाम देते हैं। और अगर प्रेशर से चेंज हो रही है तो इसको पीजोक्रोमिज्म कहते हैं। अगर प्रेशर अप्लाई करने से कलर चेंज हो जाता है तो पीजोक्रोमिज्म, और अगर आप हीट इंटेक चेंज करने से कलर चेंज होता है तो इसको कहते हैं थर्मोक्रोमिज्म। ठीक है, अच्छा, जो एक और फैक्टर है जो इस कलर को हम कहते हैं कि वो चेंज करता है वो है इरेडिएशन ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ इरेडिएटेड लाइट। जिस लाइट से लाइट उसके ऊपर जो लाइट फेंक रहे हैं उससे भी कलर चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल Alexandrite is another type of, you can say, crystal जो इसमें chromium 3+ डोप होता है बेराइल बेस्ड लैटिस के अंदर। और होता क्या है कि क्रिस्टल जो है वो ग्रीन कलर शो करता है अगर आप उसके ऊपर ब्लू कलर या यूवी लाइट डालें, यानी यूवी लाइट डालें या ब्लू लाइट डालें तो क्रिस्टल का कलर क्या नजर आता है? ग्रीन। लेकिन अगर आप उसके ऊपर रेड कलर डालें तो वो डीप रेड कलर शो करना शुरू कर देता है, राइट। सो इसका मतलब रेडिएशन चेंज करने से वो कलर भी, इमिटिंग कलर भी चेंज कर रहा है। तो जो यूवी रेडिएशन है, वी ऑल नो दैट कि वो इतना हाई है, इतना हाई एनर्जी रेडिएशन है कि वो डालेंगे तो डी इलेक्ट्रॉन आराम से प्रमोट हो जाएंगे, राइट। और रेड कलर उसके मुकाबले में अगर आप रेड लाइट डाल रहे हैं तो वो इतनी एनर्जेटिक नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को 100% एक्साइटेशन स्टेट में ले जाता है। सो रिजल्ट क्या होता है कि जब वो एक्साइट नहीं कर रहा तो वो क्या दे रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ इनकमिंग लाइट थ्रू द इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम मल्टीफेसेड क्रिस्टल फेसेस। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर रही, जैसे ब्लू या यूवी लाइट डालने से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रही थी, तो जो इनकमिंग या एक्सपोज्ड कलर था, जो वापस हमें कलर मिल रहा था, वो क्या था? ग्रीन। लेकिन आप जब रेड कलर की लाइट डाल रहे हैं और आपको डीप रेड कलर नजर आ रहा है तो उसकी रीजन ये है कि वो जो डी है वो लो एनर्जी रेडिएशन है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर रही, लेकिन वो जो क्रिस्टल के अंदर उसके फेसेट्स हैं, वो फेसेट्स की वजह से रिफ्लेक्शन शो कर रही है, एंड यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट कलर। तो कलर में लाइट की वजह से कलर चेंज होने में और भी फैक्टर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ने ये देखा है कि जो डोपिंग है ना, मेटल आयन डोपिंग, वो क्रिस्टल के कलर को चेंज करती है। ठीक है, अब अगर आप दो मेटल्स डालेंगे तो दो मेटल्स क्या कर रही होंगी? दो मेटल से कलर चेंज हो रहा है, तो हमारे जहन में पहली बात तो ये आती है
कि हर मेटल अपना अपना रोल प्ले कर रही होगी, वो रेड कलर ब्लू, एक रेड कलर को इमेट कर रही है और दूसरे ब्लू कलर को इमेट कर रहा है, तो दोनों का मिक्सचर का कलर हमें नजर आना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें होता क्या है, होता ये है कि अगर आप दो डिफरेंट मेटल्स डोप कर देते हैं इस किसी होस्ट में, तो जो सबसे अहम चीज होती है ना वो होती है चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट जनरेट होता है, ठीक है। एंड दिस चार्ज ट्रांसफर इफेक्ट प्रोड्यूसेस द डिजायरेबल डीप ब्लू कलर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो एल्यूमिनियम 3 स्टेट्स में पाई जाने वाली कोई एल्यूमिना के अंदर कोई मेटल्स डाल देते हैं, जैसे आयरन +2 और टाइटेनियम +4 है, इसको हम एल्यूमिनियम लैटिस में डालते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड में डालते हैं, तो एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह आयरन +2 और टाइटेनियम +2 आ। अब ये जो इंटरनली दो मेटल्स आए हैं, अगर इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डिफरेंट है, तो होगा ये कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर शुरू कर देंगे। जैसे आयरन जो है, क्योंकि वो जो क्रिस्टल है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है क्योंकि ऑल आर द ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज पॉसिबल। तो ये क्या करता है, टाइटेनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जनरली क्या करता है, सॉरी ये जो आयरन है अपना एक इलेक्ट्रॉन टाइटेनियम को दे देता है। एज ए रिजल्ट आयरन +3 होता है और टाइटेनियम +3 होता है। इन दिस प्रोसेस होता ये क्या है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, इट नीड सम एनर्जी। सो एनर्जी में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी जो है वो येलो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट की आती है, और जो उससे कॉम्प्लीमेंट्री कलर आ रहा है वो ब्लू रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो ब्लू एस्पायर इज एन एग्जांपल ऑफ heteronuclear charge transfer process in the crystal lattice, ठीक है। उससे ऑक्सीडेशन स्टेट विद इन द सिस्टम चेंज होता है, ठीक है जी। सो एक और चीज जो बहुत अहम है वो है कि अदर देन मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जेमस्टोन लैपिस लजूली, ठीक है, एक जो जेमस्टोन है उसके अंदर ये सारी उसकी कॉम्पोजिशन है, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, सल्फेट। इसमें जो कलर चेंज हो रहा है, इट इज ड्यू टू द लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर इनिशिएटिंग फ्रॉम सल्फर एटम इन द लिगेंड, ठीक है। तो इसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। और इसके लिए ना आप इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर शायद आपने सेलेक्टिविटी रूल पढ़ा होगा, आई होप सेलेक्टिविटी रूल पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि चार्ज ट्रांसफर के कुछ में सेलेक्टिविटी रूल है या सिलेक्शन रूल है, यूवी विजिबल है, ठीक है जी। क्लियर जी, यहाँ तक किसी को प्रॉपर्टी प्रॉब्लम तो नहीं है? जी जी, चार्ज ट्रांसफर, मैंने कहा है जी, चार्ज ट्रांसफर का मतलब यह है कि अगर आपके पास दो मेटल किसी क्रिस्टल के अंदर आपने डोप किए हैं, तो वो दो मेटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती हैं, चार्ज ट्रांसफर कर सकती हैं। एज ए रिजल्ट चेंज इन कलर आएगा, क्रिस्टल के कलर में भी चेंज आएगा। इसी तरह अगर कोई लिगेंड है, कोई कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स में भी चार्ज ट्रांसफर, लिगेंड से मेटल की तरफ जा सकता है इलेक्ट्रॉन, तो उससे भी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल चेंज हो जाती है। जी जी, आप बोले। मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमारे पास जो आयरन थी उसकी +2 थी, टाइटेनियम की +4 थी, तो ये इन्होंने आपस में जो एक सूटेबल लाई है इंटरनली, दोनों को जो सूट कर रही हो, तो जिसमें ऐड करें हम इसको एज ए डोपेंट, तो उसको सूट कर रही हो, तो ये इंटरनली इनको इस सिचुएशन में ले आता है, ये मेटल जिसमें हम इसको डोप करें, तो उसको सूट कर रही है। हाँ। अब असल में बाहर से हम किसी और बैलेंस, बेशक जो मर्जी देखें, जब आपने वो पढ़ा है कॉन्सेप्ट जिसमें ये बैटरीज और ये सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, चार्ज ट्रांसफर मैकेनिज्म पढ़ा है ना, कि चार्ज ट्रांसफर कैसे होता है। चार्ज ट्रांसफर के लिए जरूरी है मीडिया। अब मीडिया क्रिस्टल प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो चार्ज ट्रांसफर करना इज नॉट अ बिग डील। वो मोस्ट स्टेबल स्टेट में आना चाह रहे हैं दोनों,
तो वो इलेक्ट्रॉन, आयरन जो है वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, टाइटेनियम लेना चाहता है, दोनों की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऐसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गिव एंड टेक कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाती है विद इन द क्रिस्टल एंड यू आर गोइंग टू गेट अ डिफरेंट कलर। ठीक है। अच्छा, एक सर ये सेम एटम्स में कैसे होगा? सेम एटम्स में नहीं होगा, सेम एटम में इतना आसान नहीं है, ये डिफरेंट एटम्स होना चाहिए, इसीलिए हेटेरोन्यूक्लियर कह रहे थे ना। ये होमो न्यूक्लियर के लिए भी लिखा हुआ है ना? देखो, होमो न्यूक्लियर की जब आप बात कर रहे होते हैं तो तब उसके साथ जरूरी है कि लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, वो फिर लिगेंड अपना इफेक्ट जो है वो शो करना शुरू करेगा। सही है, तब आपके पास वो चीजें जो दूसरी आना शुरू होती हैं वो आना शुरू हो जाती है। जैसे आप कह रहे हो ना कि होमो न्यूक्लियर चार्ज ट्रांसफर इन्वॉल्व्स 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो उसके अंदर जो मेन चीज है आपका, एक जो सबसे अहम चीज है वो है कि आपका जो लिगेंड है ना वो कौन सा है, उसके लिए बहुत अहम, जो सबसे अहम चीज है वो लिगेंड कौन सा है, नंबर 1। नंबर 2, जो 2 एटम्स अटैच हैं उसमें, अब जैसे आयरन +2 और आयरन +3 की आप बात कर रहे हैं कि होमो न्यूक्लियर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो उसके लिए जो मीडियम है ना वो इंपॉर्टेंट है, लिगेंड इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो आयरन +2 है वो और आयरन +3 से 2 आयरन मौजूद हैं, ये आयरन +3 मौजूद हैं 2, किसी क्रिस्टल में आयरन +3 भी है, आयरन +2 है, सॉरी +3 है, दोनों +3। अब इशू ये है कि आप +2 है, सॉरी आई एम सो सॉरी, +2 है या +3 है, तो क्या होगा कि जो आयरन +2 है ना वो क्या करना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा वो हमेशा, और आयरन +3 को मजबूरी में गेन करना पड़ेगा, तो आयरन +3 2 वाला 3 में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 वाला 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 वाला 3 में और आयरन 3 वाला 2 में। तो ये इंटरनल चार्ज ट्रांसफर होगा, ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रिस्टल है खास फर्क नहीं पड़ेगा, यानी उसके अंदर जितने आयरन +2 होंगे उतने आयरन +3 होंगे, लेकिन विद इन दैट जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और वो सपोर्ट कौन करेगा, लिगेंड, तो तब आपके पास क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा होमो न्यूक्लियर। लेकिन दिस फिनोमेना इज वेरी वेरी यू कैन से लिमिटेड, सारे ऐसा नहीं करते, लेकिन वो जो हेटेरोन्यूक्लियर है वो ज्यादा है, ज्यादा प्रोमिनेंट है इसके मुकाबले में। ठीक है, जैसे आपने वो देखा है कि Fe2O3 पढ़ा है ना, Fe2O3, उसमें क्या है कि आपको ये देखना होता है कि उसमें यही चीजें आना शुरू हो जाती हैं, और इस तरह के और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इसमें आयरन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, लेकिन ये काफी लिमिटेड है। और कोई क्वेश्चन? फेराइट आपने देखे हुए, सुने हुए हैं फेराइट, Fe2O4 मेरे ख्याल में, ठीक है, O4 है या O5 है, इसको जरा चेक कीजिएगा। इसमें यही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है ना वो एक आयरन +2 है, आयरन +3 है, तो इंटरनल चार्ज ट्रांसफर स्टार्ट होता है, इसलिए कलर डिफरेंट। अच्छा जी, अनदर इज क्रिस्टल एनाइसोट्रॉपी की वजह से कोई प्रॉपर्टी में चेंज आना। मुझे ये बताओ, एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रोपिक में क्या फर्क होता है? यूनिफॉर्मिटी और नॉन सर जो प्रॉपर्टीज डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही होती है उनको एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। गुड, तो इट मींस डायरेक्शन डिपेंडेंट एंड डायरेक्शन इंडिपेंडेंट, दो चीजें हैं। हम किसी क्रिस्टल को जब हम डिफाइन कर रहे होते हैं ना, जब किसी क्रिस्टल की बात कर रहे होते हैं, वो दो तरह की चीज़ को हम देखते हैं, वो कहते हैं कि डायरेक्शन डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है, और डायरेक्शन इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। सो ऑन दैट बेसिस हम उसको आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक कहते हैं, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द इक्विवेलेंसी ऑफ देयर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास है कि क्यूबिक क्रिस्टल है, ठीक। अब क्यूबिक क्रिस्टल की किसी भी एक्सेस में चले जाएं, सारे एक्सेस एक जैसे हैं, सारे एंगल्स एक जैसे हैं, ऐसे ही है ना, तो इट मींस इट डू नॉट बिलोंग टू एन आइसोट्रॉपिक सिमेट्री। इट मींस कि वो उसमें एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी उस तरह नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास कोई और क्रिस्टल आएगा जिसमें इन पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, तो एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मर्ज होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके पास आप उनसे लाइट पास करते हैं तो वो लाइट को डिफरेंटली बिहेव करेंगे। जैसे आपके पास एक आम सी एग्जांपल है ग्रेफाइट की,
इट्स एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी उसकी है कंडक्टिविटी, वो डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्टिविटी देता है, ठीक। तो एटसेट्रा। इसके लिए ना समटाइम्स हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हम किसी चीज से, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है ना, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो है, उसको हम पास करते हैं किसी क्रिस्टल से, ठीक है। और उस जो क्रिस्टल के अंदर वो जा रही है, किसी मटेरियल के अंदर से वो गुजर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे या कोई भी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करे, दैट डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और जो स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे किसी मटेरियल से पास करेंगे, वो डिपेंड किस पर करेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड, और उसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो सिग्नल का इंटरेक्शन जो है ना, जो भी इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसका इंटरेक्शन किसी सॉलिड के इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के साथ जब साथ आएगा, तो हम वहां पर एक टर्म यूज करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसे इससे शो करेंगे के से या ईटा से। तो जो आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल्स होते हैं उनमें जो लैटिस होता है, इट इज ओरिएंटेड इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, एंड ऑल द लाइट और एनी प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन व्हाट डायरेक्शन डिपेंडेंट हो। सो इलेक्ट्रिसिटी भी डायरेक्शन डिपेंडेंट होगी, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो भी डायरेक्शन के साथ वेरी करती है, और जब उससे लाइट पास हो, तो अगर आपके पास एनाइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है तो जो डायरेक्शंस specific trajectories and velocities generate, और as a result you will get a different reflection, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लें जी, ये हमारे पास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक क्रिस्टल है, ये लेसाइड क्रिस्टल मौजूद है, आप इससे फास्ट मीडियम लाइट पास कर रहे हैं। जब इससे लाइट पास होगी तो ये याद रखें कि एक ऑर्डिनरी रे है जिसमें से वो सीधी पास हो रही है, और एक वो है जिससे रिफ्रैक्शन हो रही है। सो जो रिफ्रैक्शन है उसका एंगल चेंज हो जाता है। सो यू आर गोइंग टू गेट अ टू काइंड ऑफ लाइट पास पैसेज फ्रॉम द सेम क्रिस्टल, और जो उसके एंड पे आपको चीज़ नज़र आएगी वो ब्लर्ड इमेज नज़र आएगा। सो लुक एट दिस, ये क्रिस्टल है, इसके नीचे कुछ लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप रखें तो आपको देखें कि जो डबल डिजिट्स नजर आ रहे हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्टिव फिनोमेना इन द एक्साइटेड लेसाइड क्रिस्टल, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द फिनोमेना व्हिच इज कॉल्ड एज बाइफ्रिंजेस। सो डबल रिफ्रैक्शन एक लैटिस के अंदर नजर आ रही है, डबल रिफ्रैक्शन होती है, एक तो ये और ये रिफ्रैक्शन, एक ये और ये। सो टू रिफ्रैक्शन की वजह से ये बाई रिफ्रेंजेस स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यू आर गोइंग टू, अगर इसका मैं स्पेक्ट्रा लूँ ना, तो वो स्पेक्ट्रा कैसा होता है, वो ऐसे आना शुरू हो जाता है, बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव अ टू डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर लाइट आपको नजर आ रही है, रिफ्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस। जितने क्रिस्टल्स होते हैं उनका that do not possess center of symmetry, that always exhibit a different interesting properties। जब आप उनके ऊपर क्या करें, प्रेशर अप्लाई करें, उसके लिए एक फिनोमेना होता है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। सुना हुआ है पीजो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों ने? किसी ने पीजो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म सुनी हुई है? जी सर, सुनी हुई है। गुड। एक सर एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल बताओ। प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, सर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी नैनो स्ट्रक्चर्स की। हैं? अच्छा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आपने पीजो, कोई एक एप्लीकेशन बता दे मुझे। सर ये नीचे लिखी हुई है वॉचेस में, क्वार्ट्ज वॉचेस। वो उसकी तरफ तो मैं आता हूँ। आपको पता है कि एक ना वो भी होता था, पत्थर मार के आग जलाते हैं। जी सर, वो इसी की तरह। हाँ, उसमें क्या होता है, दो पत्थरों को आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, फ्रैक्शन हो रही है, और उसमें दो ऑपोजिट चार्जेस जब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
you're going to get some sort of polarized charge and you're going to get some electric current. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उससे हीट अप हो जाती है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है एनर्जी. सेम इज इन द फिनोमेना ऑफ दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल. क्वार्ट्ज क्रिस्टल में ये पीजो इलेक्ट्रिसिटी होती है. अब इसको ना पीजो इलेक्ट्रिसिटी इन क्वार्ट्ज क्रिस्टल में आपको ना क्वार्ट्ज वॉच में दिखाता हूँ कि क्वार्ट्ज वॉच will have something. How it works. ठीक. So where is it? हाँ जी. ये आप देख रहे हैं इसकी ना क्वार्ट्ज क्रिस्टल में पीजो इलेक्ट्रिक का फिनोमेना. ये जो सिलेंडर सा नजर आ रहा है ना, इसमें एन आइसोट्रॉपिक क्रिस्टल है, इसके अंदर फील्ड है. ठीक है. हो ये रहा है कि ये बैटरी कनेक्टेड है इसके साथ. ये बैटरी को ना इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू हम इस क्वार्ट्ज क्रिस्टल से पास करते हैं. क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जैसे ये पास होती है ना, तो ये क्रिस्टल को जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है, तो ये क्या करना शुरू कर देता है, अपनी जगह पर वाइब्रेट करना शुरू कर देता है. और इसकी जो वाइब्रेशन होती है ना, इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट एंड वेरी कांस्टेंट. जो दूसरी वॉचेस है ना, जो नॉर्मल वॉचेस आप पहन रहे होते हैं अदर देन क्वार्ट्ज वॉच, उसमें इशू ये होता है कि थोड़े अरसे के बाद टाइम में डिफरेंस आ जाता है. वो टाइम में डिफरेंस इसलिए, जैसे पेंडुलम वॉचेस आपने देखी हैं, उनमें इशू ये होता है पेंडुलम वॉचेस में कि जो ग्रेविटेशनल पुल है ना, वो वेट के ऊपर उस पर डिपेंड कर रहा है. तो वो पेंडुलम घूमता रहता है और आपकी वो वॉच जो है वो चलती रहती है, उसकी सर्किट चलता रहता है. उसमें इशू ये होता है कि विद द टाइम और विद द हाइट आपका ग्रेविटी में फर्क आता है, तो टाइम में भी फर्क आ जाता है, घड़ी में भी फर्क आ जाता है. तो एरर ऑफ टाइम बहुत ज्यादा होता है. क्वार्ट्ज में कम से कम होता है. उसकी रीजन ये है कि जब आप इससे ये चार्जिंग देते हैं, यानी यहाँ से चार्ज इसको मिलता है, तो ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है. और उस वाइब्रेशन के दौरान क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस अ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पल्स ऑफ ए रेगुलर इंटरवल, रेगुलर एनर्जी. वो पल्स जो है ना, वो इस सर्किट से होती हुई ये जो मशीन लगी हुई है ना, इसको घुमाती है. और ये घुमाती जब है तो आपके पास क्या होता है, मिनट, सेकंड और आवर काउंट चलते हैं. ये देखें, यहाँ से आता है, ये इस मोटर को एक रेगुलर इंटरवल की पल्स देता है और वो रेगुलर उसी टाइम पर वैसी ही चलती है. एंड यू आर गोइंग टू गेट एन एक्यूरेट टाइम. समझ आई बात? तो इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ दिस क्वार्ट्ज क्रिस्टल. अगर आप देखें, ये ऑसिलेट करता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 32 किलोहर्ट्ज in response to the electric current generated by the battery. और ये इलेक्ट्रिक करंट इंतहाई थोड़ा सा होता है, कुछ ज्यादा नहीं होता. ठीक है. As a result of this oscillation frequency, जो क्वार्ट्ज है वो very little energy lose करता है, depends on its vibration and this is constant, लिहाजा करंट भी constant जा रहा है. और ये इंटीग्रेटेड सिस्टम में से पास होता है. एज अ रिजल्ट यू आर गोइंग टू गेट अ इलेक्ट्रिक पल्स जो आवर्स, मिनट, सेकंड सब शो करते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या दूसरे हो. ठीक है जी. अदर नॉन स्टीरियो स्पेसिफिक क्रिस्टल्स की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास पायरोइलेक्ट्रिक्स. ठीक है. वो डिपेंड्स रिस्पॉन्स टू द चेंज इन टेम्परेचर एज दे आर रेफर्ड टू एज अ पायरोइलेक्ट्रिक. ठीक है. तो इनको हम यूज करते हैं इन इंफ्रारेड डिटेक्टर्स. ठीक है. इसी तरह बॉडी जब टेम्परेचर राइज होता है तो आपको बहुत सारे डिटेक्शन देता है, एटसेट्रा, अलार्म्स एंड वगैरह वगैरह. इन सारों में जो है ना ये पायरोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस या क्रिस्टल्स यूज होते हैं. ठीक है जी. सो इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये नीचे आप जरा इसको देख लीजिएगा. पायरो एंड पीजो इलेक्ट्रिक में ना फर्क भी देखना है आपको. ठीक है जी. यहाँ तक आई थिंक बहुत है. फिर हम इसको नेक्स्ट जो है